हाँ भाई, क्या हालचाल है? सब बेहतरीन। आई होप पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने सैंपल पेपर के ऑलमोस्ट 33 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, ठीक है। और ये हुआ है लगभग 1 आवर 10 मिनट का पहला लेक्चर है तुम्हारा, ऑलमोस्ट 1 आवर का सेकेंड लेक्चर है। तो जो तुम लोगों का पेपर होगा वो भी 3 घंटे का होता है ना। और 3 घंटे में मुझे इसको समझा के पूरा खत्म करना था सॉल्यूशन के साथ। तो कोशिश करूंगा कि 3 में ही हो जाए, 3 से ऊपर ना जाए। तो अब 5 क्वेश्चन बचे थे, 34 to 38, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से। कोशिश करेंगे इसको 3 घंटे के अंदर ही क्लियर हो जाए, यानी 40-50 मिनट में। उससे जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से तुमको एग्जाम में भी करना होगा, लेकिन एग्जाम में तुमको किसी को इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, तुमको खुद से बैठकर क्वेश्चन लगाने। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे और क्लैरिटी होगी, ठीक है, तो तुम आराम से बैठकर कर जाओगे। और अगर फॉर्मूला वगैरह नहीं लर्न है, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, तो पूरा पेपर हैंडल करने में दिक्कत होगी। दूसरी एक और चीज ध्यान रखना कि 3 घंटे एक साथ बैठने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब तुम 3 घंटे एक साथ बैठकर एक टाइम यानी एक साथ बैठकर 3 घंटे अगर मैथ्स लगाने की आदत होगी, तब तो वो 3 घंटा तुम अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। वरना होगा ये कि 1.5-2 घंटे में तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे और लास्ट वाले क्वेश्चन गलत जरूर करोगे। तो ये याद रखना कि एग्जाम से पहले, अभी तो काफी टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन कोशिश ये किया करो कि कम से कम जब एक बार पढ़ने बैठो तो हफ्ते में एक बार ऐसा जरूर ट्राई किया करो कि 3 घंटा लगातार मैथ्स लगाने की कोशिश करो। या कोई भी पेपर अभी से ये कर सकते हो कि तुम अपना संडे का दिन एक निकाल सकते हो एक पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। तो तुम्हारे ये अक्टूबर नवंबर में 4-4-8 पेपर हो जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के दे सकते हो, लेकिन 3 घंटा तुम्हारी बैठने की आदत हो जाएगी, तब एग्जाम में तुमको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। खैर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या कह रहा है। अ बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से 1.35 मीटर पे है। स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट सेम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the boy at an instant is 60 degree. 12 सेकंड के बाद ये देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30, कम होके 30 हो जाता है। स्पीड ऑफ द विंड दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड। फाइंड द हाइट ऑफ द बलून। एक नंबर तो तुम्हें मिलेगा करेक्ट फिगर का, ये याद रखना। अगर हाइट एंड डिस्टेंस या जिस भी क्वेश्चन में फिगर की जरूरत है, वहां पर अगर तुमने नीट एंड क्लीन सही फिगर बनाया तो एक नंबर तो तुमको वहीं से मिल जाएगा। सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, ठीक है। समझो भाई, इसको छोटा कर देता हूं, क्वेश्चन तुमने पढ़ ही लिया होगा। अ बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो पहले आप एक ऐसे ले लो, ये कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारा 1.35 मीटर। ये तुम लेवल मान लो ए बी की। ए जो है ये बॉय की आई का लेवल है, यानी यहां पर है, ठीक है। यहां से देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी बलून मान लो यहां कहीं है। बलून की पोजीशन तुम मान लो डी। बलून की पोजीशन क्या हो गई? डी, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन देखो यहां डी पर कितना बन रहा है, यहां पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। बोलो यही तो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? 60 डिग्री हो गया। आफ्टर 12 सेकंड, 12 सेकंड के बाद क्या देखा जा रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30। तो अब ये बलून हवा के साथ ऐसे उड़ता 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 पॉइंट ई पर पहुंचा। मान लो कहां पर पहुंच गया भाई? ऐसे है, ऐसे उड़ता हुआ जा रहा है। एंगल कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी आंख से ये दूर जा रहा है। हमेशा याद रखना हाइट एंड डिस्टेंस में कि जो चीज तुम्हारे पास होगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा बनेगा। क्यों? क्योंकि उसको देखने के लिए तुम्हें ज्यादा आंख ऊपर उठानी पड़ेगी। और जब कोई चीज से दूर चली जाएगी तो तुम आसानी से देख सकोगे, यानी आंख का एंगल हमेशा कम हो जाएगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन तो यही होता है, आंख जितना, यानी जो आंख से तुम्हारी ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है, इससे कितना ऊपर तुम देख रहे हो, यही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो जब यहां पे पहुंचा, सपोज पॉइंट ई पे पहुंचा, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन अब तुम्हारा बना यहां का, ये बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। ये ऐसे मिला दिया मैंने, ठीक है, हाइट। और ये वाला एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया, ठीक है। यही मेन काम आएगा तुम्हारे। बाकी इसको ऐसे मिला दो, ये ऐसे मैंने मिला दिया। बाकी सबको नाम दे दो, ठीक है। ए बी, ये मैंने सी ले लिया। नाम तुमको कुछ भी देना है, ये तुम एफ ले लो, इसको तुम जी ले लो। इस तरीके से तुमने सब नाम ले लिए। ये फिगर बन गया और एक नंबर तो तुम्हारा यही हो गया। जैसे ही तुमने नीट एंड क्लीन फिगर बनाया, एक नंबर तुम्हारा यहां से पक्का हो गया। बाकी चीज अब लेट करके लिख दो। लेट ए बी द लेवल ऑफ आई ऑफ द बॉय, ठीक है। ये उसकी आंख का लेवल हो गया। इनिशियल पोजीशन ऑफ बलून, इनिशियल पोजीशन
यानी पहले वो कहां था, डी, एंड आफ्टर 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड के बाद ये ई पे पहुंच गया, इट्स पोजीशन इज ई। बोलो क्लियर हो गई बात कि नहीं? अच्छा, डीई के सामने सी एफ बराबर होगा, जाहिर सी बात है कि डीई और सी एफ बराबर होगा, यहां पर आमने सामने ही अपने आप ये सारी बातें रहती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए तुम्हें रीजन मेंशन करना पड़े, बस ऐसे लिख देना। ए बी और एफ जी यानी ये दोनों आमने सामने बराबर होंगे, डीई और ये सी एफ आपस में बराबर होंगे, फिगर बन गया। हमने जो जो चीजें मानने वाली थी वो हम लोगों ने मान ली। अब उसके बाद क्या कह रहा है यहां पर देखो, मेन काम क्या है कि 12 सेकंड के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हुआ है, तो 12 सेकंड में कितना चला होगा ये बताओ। बलून की कोई अपनी खुद की वेलोसिटी नहीं होगी ना भाई, विंड के साथ वो उड़ रहा है, तो जो विंड की स्पीड थी कितनी थी, 3 मीटर पर सेकंड थी। हवा चल रही है 3 मीटर पर सेकंड से, तो बलून भी 3 मीटर पर सेकंड से उड़ेगा। तो ये जो डीई की लेंथ आएगी, यानी डीई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बलून कितना कवर करेगा, बलून कवर करेगा 12 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 36 मीटर, मीटर है ना, मीटर पर सेकंड, हाँ 36 मीटर जो डिस्टेंस कवर होगी वो डीई की होगी। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 36 मीटर हो गई। और तुम ईएफ को मान लो h, तो ये ईएफ के सामने डीसी भी कितना हो जाएगा, h। यहां ये भी लिख लो कि ईएफ और डीसी ये सब आमने सामने बराबर है, ठीक है, ऐसा फिगर में हम लोग दिखा चुके हैं। अब यहां चलो, हमेशा दो राइट ट्राइंगल ढूंढा करो। क्या ढूंढा करो, दो राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें अप्लाई कर दिया करो ट्रिग्नोमेट्री। पहले ये 60 वाला ट्राइंगल जो है ना डीएसी, इसको उठाओ, तो इन ट्राइंगल किस में लगाएंगे हम लोग, डीएसी में लगाते हैं। इस दूरी को तुम मान लो x, इस दूरी को क्या मान लो तुम, x मान लो, ठीक है। ये 36 है तो CF अपने आप 36 हो जाएगा। बोलो समझ में आता जा रहा है कि नहीं? इसमें जब तुम लगाओगे डीएसी में तो tan 60 लगाओगे, और tan 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h अपॉन x हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू होती है √3, h अपॉन x होता है। मुझे हाइट निकालनी है, मुझे निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड। तो हाइट निकालना है तो x के इसको h बाई √3 रखो, यानी x निकालो, इसको एक इक्वेशन मानकर छोड़ दो। x इज इक्वल टू कितना आ गया, h अपॉन √3। क्या ये बात समझ में आई? मैंने x को यहां भेज दिया, √3 को नीचे ले लिया, कोई ऐसा काम नहीं है जो तुमको ना समझ में आए। उसके बाद तुम दूसरा राइट ट्राइंगल ढूंढो। दूसरा राइट ट्राइंगल देखो तुम्हारा होगा EAF, EAF ये दूसरा राइट ट्राइंगल होगा। इसमें एंगल कितने का यूज होगा, tan 30 का यूज होगा। अब tan 30 बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना है देखो h, और बेस तुम्हारा ये पूरा AF, x प्लस 36, ठीक। अगर यहां पर मैं वैल्यू पुट करूं तो tan 30 होता है 1 बाई √3, और ये हो जाएगा h अपॉन x प्लस 36। हम लोग x निकाल रहे थे, ठीक है, तो x प्लस 36 इधर जाएगा, ये हो जाएगा h √3। तो अगर मुझे x निकालना हो तो ये हो जाएगा h √3 माइनस 36। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? x की दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू यहां से आया था h अपॉन √3, यहां से ये आया है, तो ये दोनों आमने सामने रख दो भाई, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दोनों वैल्यूज किसकी हैं, x की हैं। अब ये √3 जाकर यहां इंटू करेगा, तो √3 इंटू √3 3h हुआ, और √3 इंटू 36 तो 36 √3 हो गया। 36 √3 को इधर लाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, h को उधर ले जाओ तो निगेटिव हो जाएगा। 3h में से h जाएगा तो आएगा 2h, और 36 √3 इधर आके पॉजिटिव का 36 √3 हो जाएगा। तो h बराबर कुल मिला के निकल कर आएगा 18 √3। क्यों भाई, ये दो जाकर डिवाइड कर देगा, ये h की वैल्यू आ गई। और √3 की वैल्यू क्वेश्चन में बोला था कि 1.73 इस्तेमाल कर लेना, तो 18 इंटू 1.73 इस्तेमाल कर लो। अब इसको जब तुम करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 18 3 होता है 54, कैरी कितना हो जाएगा 5, और 18 इंटू 17 तुम्हारा होता है कितना 306। 306 में जोड़ोगे 5 आएगा 311, यानी ये कुछ 31.14 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 31.14 मीटर। क्या यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेना भाई, सही हो। अब इसके बाद मुझे क्या करना था, मुझे बलून की हाइट बतानी थी ग्राउंड से, तो वो तो ये पूरी हाइट है ना hg, इसलिए
हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड अब देखो ये मैंने h निकाला है जो कि सिर्फ ये वाली डिस्टेंस थी EF सिर्फ मेरा h था। EF कितना निकल कर आया है 31.14। ठीक है, इसमें तुम प्लस करोगे किसको, इसमें तुम प्लस करोगे FG को भी तो ग्राउंड से, क्योंकि 1.35 मीटर तो इसकी भी हाइट है ना लड़के की, तो 1.35 मीटर इसको जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 32.49 मीटर। ये तुम्हारा आंसर होगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, इसको जरा यहां सामने प्लस करना, ये मैंने इधर लिख दिया है, कोई वो नहीं है, इस तरह से प्लस कर देना। बोलो क्वेश्चन अच्छा था, समझ में आ गया कि नहीं? नोट कर लो इसको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर मेरा कौन सा, 34। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखो यहां पर मीन और मीडियन निकालना है और ये डेटा दे रखा है, और नेक्स्ट वाले में मुझे एक्स की वैल्यू और मीन एक्सपेंडिचर बताना है, यानी मीन निकालना है एक तरह से। तो पहला वाला करते हैं। सबसे पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी तुमको, जिसमें सबसे इधर देखो क्या रहेगा, सारी टेबल में देखो सबसे इधर रहेगा क्लास। ठीक है, क्लास के बाद एक बनेगा एक्स का कॉलम, एक्स के बाद बनेगा एक एफ का कॉलम। ठीक है, अब अगर डायरेक्ट निकालना है तो एफ एक्स भी बना सकते हैं। पहले इतना जो है वो लिख दो पहले, उसके बाद देखते हैं कितना है। 85 से 90, 90 टू 95, 95 टू 100, और ये कहां तक गया है 100 से 105, ये गया है 115 तक, 105 से 110 और 110 से 115, 3 3 6। ठीक है, x कितना दिया हुआ है? अच्छा, x कैसे निकाला जाएगा ये समझ लो पहले। x निकाला जाता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके हाफ करते हैं, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और उसको आधा कर दो जोड़कर, यानी 85 और 90 इस क्लास इंटरवल की जो दोनों लिमिट्स हैं लोअर और अपर, इनको जोड़कर आधा कर दो। 85 और 90 को जोड़ोगे आएगा 175, और इसको आधा करोगे 175 को तो 87.5 आना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना आ गया 87.5। अब तुमको क्या करना है, हर बार नहीं ऐसा करना है कि हर बार तुम इसका आधा करो। क्लास में गैप देखो कितने कितने का है, 5 का गैप है, 5 जोड़ते जाओ। 92.5, 97.5, 102.5, 107.5 और 112.5। ये मैंने निकाल लिया, इसको क्लास मार्क बोलते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स अभी कर रखा है उनके लिए तो ये आसान होगा, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स अभी नहीं पढ़ी है एक बार हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेंगे, बिल्कुल आसान कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए। ठीक है, बस समझ जाओ पहले ये वाला क्वेश्चन। फिलहाल जितना समझा रहा हूं इतना समझ में आ रहा है ना कि क्लास इंटरवल एक्स कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया? नहीं पढ़ा है तब भी समझ में आया है ना? फ्रीक्वेंसी मैंने वहां से नोट कर दी, 15 दे रखी है, 22 दे रखी है, 20 दे रखी है, 18 दे रखी है और 20 दे रखी है और 25 दे रखी है। एक तो इसका डायरेक्ट होता है कि f और x को इनटू कर दो और टोटल करने के बाद सिग्मा f से यानी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके उससे डिवाइड कर दो, एक ही होता है। लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन में ये टाइम टेकिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए, तो उसको आसान बनाने के लिए हम लोग निकालते हैं u। क्या निकालते हैं? u। और u कैसे निकालते हैं? डेविएशन को क्लास इंटरवल से डिवाइड करते हैं, क्लास इंटरवल से नहीं, क्लास साइज से। जैसे क्लास साइज किसको बोलेंगे, देखो 5-5 का गैप है तो ये 5-5 का जो गैप है इसको क्लास साइज बोला जाता है। क्लास साइज कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। मैं लिख देता हूं, क्लास साइज अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करने पर आती है। ठीक है, अब इसमें एक टर्म होता है डेविएशन। अच्छा, यू कैसे निकाला जाता है? यू निकालते हैं ऐसे, वैल्यू में से एक मीन अज्यूम करते हैं, उसको माइनस करते हैं और ये जो क्लास साइज है ना इससे डिवाइड करते हैं। ये सब टर्म यहां से समझते जाना। ठीक है, क्या करते हैं, जो क्लास साइज होता है उससे डिवाइड करते हैं किसको? x माइनस ए क्या होता है, इस x में से किसी वैल्यू को हम अपना मीन अज्यूम कर लेते हैं। तो तुम एक काम करो, इसमें से 102.5 को तुम अज्यूम कर लो, ये मेरा मैंने a अज्यूम कर लिया। तो u कैसे निकलेगा? सिंपली हम क्या करेंगे, x में से a को माइनस करेंगे। तो x देखो यहां इस वाली में देखो 87.5, इसमें से मैंने मीन किसको अज्यूम किया है? a किसको अज्यूम किया है? 102.5 को। यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं, a क्या है तुम्हारा? अज्यूम्ड मीन। ठीक है, बस लिखते जाओ अगर नोट्स बना रहे हो कॉपी में तो। 87.5 में से 102.5 जाएगा, कितना आएगा मतलब हाँ -15 आएगा। कितना आएगा? -15।
और -15 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -3। यहां पे मैं फॉर्मूला लिख दूं, x माइनस ए अपॉन एच। क्लास साइज को हम लोग h से डिनोट करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं? ये ऐसे निकलेगा। और एक और चीज ध्यान रखना, मुझे चूंकि इसी क्वेश्चन में मीडियन भी निकालना है तो अलग टेबल मत बनाना, इसी के आगे एक कॉलम बना देना क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ये हम लोगों ने सीखा था जब हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे फर्स्ट पार्ट में, तब हम लोगों ने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मीडियन क्लास की अपर लिमिट निकाली थी। अगर याद होगा, पहला लेक्चर देखा है तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, इसी टेबल में कर लेंगे। अब चलो इसको निपटाओ। तो सबसे पहले क्या किया, इसमें से इसको घटाया, -15 5 से डिवाइड किया तो आ गया -3। कितना आ गया, -3। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? इसी तरह से जब इसका गैप लोगे तो देखो 10 का गैप है, 5 से डिवाइड करोगे -2, क्योंकि छोटे में से बड़ा नंबर निकाल रहे हो ना। इसमें देखो 5 का गैप होगा, डिवाइड करोगे -1 आ जाएगा। 102.5 में से 102.5 निकालोगे 0 आ जाएगा। फिर यहां 5/5 करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहां 10/5 करोगे तो 2 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? एक चीज मैंने गड़बड़ कर दी है, पहले CF नहीं निकालना है, F इंटू यू भी तो निकालोगे, ठीक है। इसको हटाओ, CF का इसके बगल में बनाते हैं कॉलम। यहां मुझे निकालना पड़ेगा F इंटू यू, यानी ये जो वैल्यू आई है इसको, ये जो वैल्यू आई है इसको F से मुझे इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को बाद में CF निकालेंगे। चलो इंटू कराओ जरा। 15 इंटू -3 कितना होता है, -45। 22 इंटू -2 होता है -44। 20 को -1 से कराओगे -20 आएगा। 18 को 0 से कराओगे 0 आएगा। 20 को 1 से कराओगे 20 आएगा। 25 को 2 से कराओगे 50 आएगा। अब मुझे इन सबको ऐड करना है। इन सब के एडिशन को मैं बोलता हूं सिग्मा F इंटू यू, या FI/UI भी कई जगह लिखा होता है, यही लिखो काम चल जाएगा। ऐड कैसे करेंगे, ये 20 है, ये -20 है, काम खत्म, इस पे तो ध्यान देना नहीं है। अब निगेटिव निगेटिव बचा ये 40 40 80 और 9, 89 हुआ नेगेटिव का, 50 है पॉजिटिव का, तो -39 बचा कि नहीं बचा? ये हो गया F इंटू यू। और F को अगर जोड़ोगे, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा F या फिर N भी बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये कितने हो जाएंगे, 20 में 18 जोड़ोगे 40, 40 में 20 जोड़ोगे हो गया कितना तुम्हारा, नहीं 20 में 18 नहीं, 22 में 18 जोड़ा 40, 40 20 60, 60 20 80 और 40 120 आ गया इसका टोटल। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब जब तुम्हें F इंटू यू निकल आए तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है एक्स डैश, यानी ये मीन, इसको ऐसे लिखते हैं, ये होता है A प्लस सिग्मा FI/UI या F इंटू यू लिख लो और अपॉन N लिख लो। सिग्मा का मतलब इन सबको ऐड किया गया है, सिग्मा F भी इसको लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। अब सॉल्व कर दो। A की वैल्यू, यानी जिसको मैंने अज्यूम मीन माना था, वो है 102.5। इसमें इंटू H में करना भूल गया, एक मिनट रुको भाई। हाँ, F इंटू यू इंटू H भी यहां पे होता है। अब सॉल्व करो, 102.5 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई थी, -39 अपॉन N कितना आया था 120, और इसको करना है मल्टीप्लाई किससे, H की वैल्यू यानी क्लास साइज यानी 5 से। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 से तो ये कट जाएगा 24 बार में। कितनी बार में जाएगा ये, 24 बार में चला जाएगा। 39/24 करके इसमें से घटाना है, ठीक है। तो 24 चौको कितना होता है, 960, सॉरी इंटू नहीं, डिवाइड करना है ना, 39/24 करना है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो, मैं तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकता हूं, तुम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। तो कहाँ गया कैलकुलेटर, मैंने पहले से तो सॉल्व किया नहीं था, हाँ कुछ क्वेश्चन किए भी थे ताकि दिक्कत ना हो। 39 डिवाइडेड बाई 24 करूंगा तो 1.625 आएगा निगेटिव का, ठीक। अब घटा दो जरा इसको घटाओ तुम 102.5 से, तो ये आ जाएगा 100.875। अब तुमको ये काम करना पड़ेगा, ये जान लो, ठीक है। वहां कैलकुलेटर तो अलाउ है नहीं कि मेरी तरह आंसर चेक कर लो, ठीक है। ये हो गया आंसर तुम्हारा। इसके बाद लेकिन मुझे इसी क्वेश्चन में, अच्छा ये टेबल बना दोगे, यहां से तुम्हें 2 नंबर मिल जाएगा, बाकी का प्रोसेस अगर नहीं भी आता टेबल का 2 मिलेगा, बाकी का 3 है। ये निकल गया, एक और पक्का हो गया, 2 नंबर। अब CF निकालते हैं। CF में पहले समझा चुका था, फ्रीक्वेंसी पहली वाली एज इट इज लिखनी है, 15 लिखा है 15 लिख दो।
उसके बाद ऐसे क्रॉस जोड़ते चले जाओ, 15 में 22 जोड़ो, 15 प्लस 22 हो जाएगा तुम्हारा 37, 37 में 20 जोड़ोगे आ जाएगा तुम्हारा 57, 57 में 18 जोड़ोगे आ जाएगा तुम्हारा 75, 75 में 20 जोड़ोगे आ जाएगा 95, और इसमें 25 जोड़ोगे आ जाएगा 120। और ये याद रखना कि जो यहां आएगा और यहां जो n होगा वो सेम होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले ढूंढा जाता है मीडियन क्लास। सबसे पहले क्या ढूंढा जाता है? मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास हम लोग कैसे ढूंढते हैं? मीडियन क्लास देखते हैं n/2 करो, यानी जो टोटल नंबर है उनको आधा करो, तो n/2 कितना हो जाएगा? 60। फिर CF में देखो 60 कहां लाई करेगा? 60 लाई करेगा 57 के बाद, यानी ये जो क्लास होगा 100 to 105 ये तुम्हारा मीडियन क्लास हो जाएगा। इसको बोला जाता है मीडियन क्लास। ये मैंने उधर एक्सप्लेन किया है MCQ वाले पार्ट में। अब इसका हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L क्या है? मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है, वो हो गया 100, प्लस n/2 यानी टोटल जो 120 था उसका आधा हो गया 60, माइनस CF में ध्यान रखना है मीडियन क्लास के ठीक पहले वाले क्लास की लेते हैं, तो ये हो गया 57। दूसरा ऐसे ध्यान रखना कि जो इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी मीडियन क्लास की वो हमेशा n/2 से बड़ी होगी, तो कभी भी n/2 से बड़ी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेना, उसके पीछे वाली क्लास की लेना, ये याद रखना। F ये फ्रीक्वेंसी है मीडियन क्लास की यानी 18। एक बार फॉर्मूला अच्छे से देख लेना, समझ जाओगे। S दे रखा है 5। अब सॉल्व कर दो, ये हो गया 100 प्लस 60 में से 57 माइनस करो आएगा 3, ऊपर आया 3 नीचे आया 18 इंटू है 5, 3 से काटो ये गया 6 बार में, तो ये बराबर हो गया 100 प्लस 5/6, और 5/6 को जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 100.68 जा होता है कितना? 48, और 6 3 जा 18, तो ये आंसर आना चाहिए लगभग 100.83। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ठीक। अब इसका दूसरा पार्ट भी था। अब दूसरा पार्ट देखो, मीडियन ही इसमें निकाल सकते हैं आसानी से, मैं तुमको बता देता हूं, सॉल्व तुम ही कर लोगे। कैसे सॉल्व करना है? टोटल 200 फैमिलीज है। टोटल कितनी? अच्छा, मैं अगर एग्जाम दे रहा होता तो मैं इस क्वेश्चन को चूज करता, ज्यादा आसान था इसको करना। या देखो 2500 से 3000 था, तो एक्स नहीं दे रखा है, लेकिन टोटल फैमिलीज दे रखी है कितनी? 200। टोटल तुम्हारी क्या है? फैमिलीज है ना, मिल, हाँ 200 फैमिलीज है टोटल। तो ये जो नंबर ऑफ फैमिलीज का सम करने पर कितना आना चाहिए? 200 आना चाहिए। देखो जरा भाई, 24 और 16 को जोड़ो हो गया 40, 40 में 40 जोड़ो हो गया 80, 33 और 7 होता है 40 हो गया 120, 120 में 30 जोड़ो हो गया 150, 150 में 22 जोड़ो हो गया 172, यानी 172। 172 मेरे पास मौजूद है। 200 से 172 घटाओ तो इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 28। एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? 28। अब तुम्हारे पास क्या क्या गिवन है? मंथली एक्सपेंडिचर गिवन है, एफ गिवन है, यानी एक्स और एफ गिवन है। यानी जिस तरह इसमें गिवन थी दोनों बातें, उसी तरह इसमें दोनों बातें गिवन है। क्लास इंटरवल दिया है, एक्स की वैल्यू आप निकालोगे, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और यू वाले से निकाल लोगे। यू वाले से नहीं निकालना है तो डायरेक्ट ठोक देना, एफ इंटू डी। उसमें क्या करना होगा? सिंपली देखो, सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसके बगल में एक्स निकालोगे, तो एक्स कैसे निकलेगा? 1000 और 1500, 2500, 2500 का आधा कितना होता है? 1250। ठीक है, ये 1750। इस तरीके से हो जाएगा ये पूरा। एफ इंटू डी नहीं, एफ इंटू एक्स सीधे ठोक दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, और उसके बाद सिग्मा एफ यानी टोटल जो है उससे डिवाइड कर देना, बस आंसर आ जाए। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं? हटाऊं मैं इसको? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 36। Miss Sheila visited a store near her house and found that the glass jars are arranged one above the other in a specific pattern. On the top layer there are 3 jars, in the next layer there are 6 jars. मतलब जार अरेंज किए गए हैं। सबसे ऊपर देखो 3 जार हैं, 3 के नीचे 6 जार हैं, 6 के नीचे 9 जार हैं, और टोटल वो जो रोज बन रही हैं इस तरीके से, या लेयर्स बन रही हैं, वो कितनी बन रही हैं? वो बन रही हैं 8 लेयर। कितनी लेयर बन रही है? 8 लेयर। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन? ठीक, देखते ही पता चल गया कि एपी है। 3 6 9, जाहिर सी बात है एपी दिख रही है कि नहीं? तुमसे इन्होंने पहले क्वेश्चन में पूछा है राइट एन एपी हुज टर्म रिप्रेजेंट द नंबर। तो भाई एपी लिखनी है तो रिक्वायर्ड एपी, फर्स्ट वाले पार्ट में हमसे एपी पूछना था, आप लिख दो
रिक्वायर्ड एपी कितनी हो जाएगी? 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, टोटल कितने आ जाओ लास्ट में कितनी? 8 लेयर है तो लास्ट में कितना हो जाएगा? 24। भाई 3 की टेबल ही तो चल रही है, 3 2 6, 3 3 9, टोटल 8 लेयर से तो लास्ट वाली में कितना हो जाएगा? 24। ये तुम्हारी एपी बन गई। ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस अगर इसमें से फाइंड करना है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? D इज इक्वल टू क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, एक मिनट ऐसे लिख दो, चाहे कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू किसी भी नंबर में से उसके ठीक पिछले वाले नंबर को माइनस कर दो, 3 आ गया। पहला क्वेश्चन हो गया। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा, हाँ सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड ये कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन अ लेयर इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड? जस्टिफाई योर आंसर। यानी अगर ऐसे 3 6 9 24 तो क्या ऐसा होगा कि कहीं बीच में 34 आ रहा हो? तो ये तो सीधे भी पता चल रहा है कि जो ये चल रहा है वो 3 के गैप पे चल रहा है, और 34 तो 3 से कट होता नहीं है, तो 34 तो आने से रहा, क्योंकि 3 का मल्टीपल है ही नहीं। ठीक, सॉल्व कैसे करना है? अब तुम इसको प्रॉपर सॉल्व करके तुम्हें दिखाना है तो भाई क्या करोगे? 34 को अगर इसमें आ रहा है तो इसका कोई ना कोई टर्म होना चाहिए, 34 होना चाहिए कि नहीं? ये क्या कर दिया मैंने, हाँ 34 इसका कोई ना कोई टर्म होना चाहिए। एक फॉर्मूला सुने हो ना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अगर ये इसका टर्म होगा तो n की वैल्यू पूरी पूरी आनी चाहिए, तो 34 लिख लो। पहला टर्म तो देखो 3 है, n मुझे पता नहीं है, और 3 3 का गैप है तो ये 3 हो गया। 3 इधर आके घटाओ, 31 हो गया। n माइनस 1 3 हो गया, 3 को इधर लाके डिवाइड कराओ, 31/3 हो गया। n माइनस 1 हो गया, n की वैल्यू हो गया 31/3, माइनस 1 इधर गया प्लस 1, ये हो गया 34/3। ठीक है, विच इज नॉट एन इंटीजर, विच इज नॉट एन इंटीजर। हमको पता है कि 3 के टेबल में 34 नहीं आता। अब जब ये इंटीजर नहीं है, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू अरेंज 34 jars in a layer if this pattern is continued. ठीक है, एक बात हो गई। तीसरे वाले पार्ट पर आ जाओ। इफ देयर आर n टर्म्स, टोटल कितने टर्म है? अगर हम मान लें कि n टर्म्स हैं, n terms of rows in a layer, then find the expression for finding the total number of jars in terms of n, और S8 फाइंड करना है। देखो इसका ही पहला वाला पार्ट 1 नंबर का होगा, दूसरा वाला 1 नंबर का होगा, तीसरा वाला पार्ट 2 नंबर का होगा, और उसमें चॉइस दी होगी। इन दोनों में से कोई एक लगाना है। दोनों आसान है, मैं दोनों तुमको बताए दे रहा हूं, दोनों देख लो। n नंबर है अगर, यानी रोज के नंबर अगर n हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ जार कैसे निकाला जाता है? भाई Sn का ही तो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d लगा देंगे। n तो मुझे पता नहीं है, तो n/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 3, प्लस n मुझे पता नहीं है, d की वैल्यू कितनी है? ये लगाओ, d की वैल्यू कितनी है? 3। इसको जरा सॉल्व करो। n/2, यहां देखो 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू n 3n, और माइनस 3 हो जाएगा। 6 में से 3 गया, 3 आ गया, तो ये हो गया तुम्हारा n/2, और ब्रैकेट में बचा 3n प्लस 3। 3 को निकाल के करो बाहर, तो 3n/2, अंदर बचा n प्लस 1, ये बन जाएगा। ठीक है, इन्होंने बोला है S8 निकालने को। क्या बोला है निकालने को? एक मिनट रुको, S8 बोला है, यानी S8 निकालने के लिए इसी में 8 रख दो बस। S8 कैसे निकलेगा? ये यहां तक एक बात कंप्लीट हो गई n वाली। अब S8 निकालना था, एक नंबर इसका होगा, एक इसका होगा, n की जगह पर 8 डाल दो बस, ये हो जाएगा 8 प्लस 1। 2 4 8 हो गया, 4 3 होता है 12, 8 1 9, और ये करोगे तो 108 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं? ये इसका हो गया। अब और वाले में क्या पूछा है? द शॉपकीपर एडेड 3 jars इन ईच लेयर, हाउ मेनी jars आर देयर इन द 5th लेयर फ्रॉम द टॉप? इसको मैं बताता हूं, और वाला यहां बता देता हूं। देखो और वाला कैसे करना है। अगर आप 3 3 जोड़ोगे तो पहले एपी चल रही थी 3 6 9, अब कैसे चलेगी? 3 जोड़ दिया तो पहले में 6 हो गई, दूसरे में 9 हो जाएगा, तीसरे में 12 हो जाएगा, ऐसे 3 3 करके चले जाएंगे।
फिफ्थ लेयर में कितने होंगे, मतलब तुमसे पूछ रहा है A5, तुमसे क्या पूछ रहा है A5, A5 क्या होता है A+4D। अब इसमें देखो A बराबर कितना है 6, गैप तो दिया है 3 3 का ही, तो 6 + 12 आंसर हो गया 18। ठीक है, बस खत्म, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये हो गए इसके सारे पार्ट। 4 नंबर यहां से तुम्हारा पक्का हो जाएगा। आसान था, एपी का क्वेश्चन था। आगे चले, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला गया है। ट्रायंगल इज अ वेरी पॉपुलर शेप यूज्ड in interior designing. The picture given above shows a cabinet designing by a famous interior designer. The largest triangle is represented by ABC and smallest one shelf represented by, यानी इस तरीके से शेल्फ बनाई गई है, देख रहे हो। ये सब कहानी है कुल मिला के, मेन काम तुम्हारा यही है, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। ये सब केस बेस्ड स्टडी में बस ये है कि तुमको बताएंगे कि हाँ भाई बहुत एलिबोरेट करके समझा रहे हैं ताकि तुम अच्छे से समझ जाओ। इतनी कहानी ना लिखते, तुम्हें 2 ट्राइंगल दे देते, तुम और आसानी से कर लेते। तुमको तो वैसे भी यही चाहिए, तुम फोकस करो अपने ट्राइंगल पे, बाकी बात खत्म, डिजाइन डिजाइन से हमसे मतलब है नहीं। DEF PQ इज पैरेलल टू EF, मेन काम की बात यह है कि PQ और EF मेरे लिए पैरेलल है, DPQ और DEF को सिमिलर दिखाना है। कितना सारा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है यार। देखो जब ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल बराबर होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग है, ये दोनों भी बराबर होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग है। जैसे ही छोटे वाले ट्राइंगल के दोनों एंगल बड़े वाले के दोनों के बराबर हुए, बाई ए सिमिलैरिटी, काम खत्म हो गया। ठीक, तो सबसे पहले जो मुझे पहले दिखाना था, पहला पार्ट, वो क्या बताना था मुझे, 2 ट्राइंगल उठाओ, इन ट्राइंगल DPQ और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है DEF। आप दिखा दो सबसे पहले, जो मेरा एंगल DPQ है ये बराबर है एंगल DEF के। क्यों बराबर है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग है। और करस्पॉन्डिंग क्यों ले, क्योंकि भाई एंगल दे रखा, सॉरी पैरेलल दे रखा है। और दूसरा वाला एंगल देखो DQP, ये बराबर हो जाएगा DFE। ये भी क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो इसलिए जो DPQ है ये सिमिलर हो गया किसके, DEF के। कैसे सिमिलर हो गया, बाई ए सिमिलैरिटी। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं। अच्छा एक और चीज समझो, ये तो पूरा मैंने क्लैरिफाई किया, एक एक पॉइंट लिखा, ये सब नहीं भी लिखोगे ना, दिस बराबर दिस बराबर दिस, ये सिमिलर हो जाएगा 1 नंबर में, उससे ज्यादा की उम्मीद रखे बिना बच्चों से। क्लियर है ये, तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। DP है 50, PE है 70, PQ बाई EF बताना है। DP 50, PQ 70, इधर ही आता हूं मैं। ठीक है, यहां पर लिख लेता हूं क्या क्या दिया है दूसरे वाले पार्ट में। इन्होंने मुझे दिया है, 1 मिनट रुकना। DP बोल रहे हैं कि 50 है, एक बात, और क्या बोले हैं मुझसे ये, और बोले हैं कि PE 70 है, PE 70 इन्होंने दिया है। ठीक, और मुझसे पूछ रहे हैं PQ बाई EF, PQ बाई EF पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो दूसरा पार्ट में यही सॉल्व कर लेता हूं। समझो भाई, जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए, बिकॉज DPQ इज सिमिलर टू DEF, तो इनकी साइड में प्रोपोर्शन हो जाएगा। देखो मुझे DP पता है और PE पता है, जब मुझे DP यानी इतनी और PE पता है तो पूरा मैं DE निकाल ही लूंगा। तो इसकी साइड DP और इसकी साइड DE का रेशियो ये बराबर होगा, छोटे वाले का बेस कौन है PQ और बड़े वाले का बेस कौन है EF। मुझे यही निकालना था, लेकिन मुझसे कहो भाई कि DE तो इन्होंने दिया नहीं है, तो DP और PE अगर जोड़ोगे तो आ जाएगा ना, बस बात खत्म, वैल्यूज डाल दो। तो PQ बाई EF, इसको इधर लिख दिया, अब वैल्यू डाल दो। DP कितना दे रखा था 50, और यहां 50 + 70, 50 बाई 120, 0 0 कट गया, 5 बाई 12। ये 2 नंबर, ये तुम्हारा 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 2 नंबर हो गए तुम्हारे। बोलो समझ में आया कि नहीं। आगे चले, चलो 2AB इज इक्वल टू 5DE। अब ये यहीं से मैं निपटा देता हूं। देखो ये अगर तुम लोगों ने शॉर्ट देखी हो ना, मैं जो शॉर्ट्स डाल रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो जो उनकी साइड में रेशियो होता है वही उनकी मीडियन में रेशियो होता है, वही उनके पेरीमीटर्स में रेशियो होता है, वही उनके हाइट में रेशियो होता है। तो यहां देखो इन्होंने मुझसे कहा है कि 2AB बराबर 5DE, ये इन्होंने मुझे दिया है। तो AB बाई DE अगर मैं यहां से निकालूंगा, ध्यान से देखो, AB बाई DE, मैंने क्या किया, DE को मैं इसके नीचे लेके चला आया हूं, 5 यहीं रखा हुआ है और 2 को मैं इधर लेके चला जाऊंगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। देखो 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, नीचे डिवीजन में चला गया, DE इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, नीचे ले आया, जिससे मुझे AB और DE का रेशियो पता चल गया। क्लियर हो गई बात कि नहीं। अब
ट्राइंगल एबीसी का जो ये है, ये सिमिलर है किसके, डीईएफ के। ये बात गिवन है, ये बात क्या है, गिवन है। इसलिए जो पेरीमीटर होगा एबीसी का और डीईएफ का, उनका रेशियो साइड के रेशियो के बराबर होगा। इन दोनों पेरीमीटर का रेशियो साइड के रेशियो के बराबर होगा, यानी ए बी बाई डी के बराबर होगा। और वो मुझे पहले से पता है 5/2, तो आंसर 5/2 हो जाएगा। खत्म बात। ये हो गया तुम्हारा 2 नंबर का काम, यहां से हो जाएगा। उसके बाद और लगा के इन्होंने दूसरा पार्ट क्या पूछा है, और वाला लगा देता हूं मैं। तुमको दोनों में से एक ही करना था, दोनों ना लगाने लगना, वहां ज्यादा जानकार हो जाओ, दोनों लगाने लगो बैठ के। एम और डीएन मीडियन है ट्राइंगल एबीसी डीईएफ के, उधर बना है, मैं इधर बना लेता हूं। देखो ये हो गया तुम्हारा एबीसी और ये हो गया तुम्हारा डीईएफ। एडी यहां मीडियन हो गया और डीई क्या है, डीई ना, डीएन। हाँ, एएम और डीएन है। रुक जाओ भाई, एएम और डीएन, ये मीडियन हुआ, मतलब ये दोनों बराबर, ये मीडियन, तो ये दोनों बराबर। प्रूव करना है एबीएम और डीएन बराबर है। देखो मुझे ये बात पहले से पता थी कि एबीसी और डीईएफ, ट्राइंगल एबीसी जो है ये सिमिलर है डीईएफ के, तो ये बात पहले से पता है, डीईएफ। अच्छा, इसलिए क्या हो जाएगा, जो इनकी साइड में रेशियो होगा, यानी ए बी अपॉन डीई, ठीक है, ये बराबर होगा बीसी अपॉन ईएफ के। बोलो होगा कि नहीं होगा भाई? जब ये दोनों बड़े वाले ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, इसकी साइड ए बी, इसकी साइड डी, इसकी साइड बीसी, इसकी साइड ईएफ, रेशियो बराबर हो गया। ठीक, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो, सॉरी वैल्यू नहीं दे रखी है, मुझे छोटे वाले को सिमिलर दिखाना है। तो ए बी बाई डी, इसको मैं लिख सकता हूं 2bm, कोई दिक्कत तो है नहीं। और इसको मैं लिख सकता हूं 2en, लिख सकता हूं कि नहीं? क्यों? क्योंकि भाई मीडियन था ना, एएम मीडियन था, तो 2 बराबर टुकड़े तो बनेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि बीसी जो है वो बीएम का 2 गुना है, यानी 2 × bm। ऐसे इसको लिख सकता हूं। तो इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, 2 काट दिया अब मैंने, रिजल्ट क्या निकला कि ए बी बाई डीई इज इक्वल टू bm बाई en। एक बात हो गई, ठीक है। और एंगल बी जो है ये एंगल ई के बराबर है। क्यों? करेस्पॉन्डिंग, लिख दो चाहे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्योंकि दोनों बड़े ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। अब जैसे ये हुआ भाई, तो अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल देखो, 2 साइड रेशियो में आ गई, यानी प्रोपोर्शन में आ गई, रेशियो बराबर हो गया, उनके बीच का एंगल बराबर हो गया। तो बाई 1 और 2, इन दोनों बातों से मैं रिजल्ट निकाल सकता हूं कि जो ट्राइंगल एबीएम है वो सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल डीईएन के। कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज करी, बाई एसएएस सिमिलैरिटी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो चाहे ये करो चाहे ये करो, चॉइस तुम्हारी है। 2 नंबर दोनों के थे। कितने क्वेश्चन हो गए? आई थिंक 37। और अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन 38। इसको भी निपटाते हैं और यहीं से पूरा सैंपल पेपर हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। टाइम कितना हो रहा है देखो, 38 लगभग, 37:08 यहां हो गया, और 1:10 उधर, 1:40, 58, सही जा रहे हैं हम लोग। 3 घंटे के अंदर सॉल्व करना था, ठीक है, हो जाएगा। 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट रुक जाना। हाँ देखो, लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्या दे रखा है। मेटेलिक साइलोज आर यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। फार्मर गिरधर हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू मेटेलिक साइलो टू स्टोर हिज हार्वेस्टेड ग्रेन। इट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन। अब साइलो क्या होता है, ये एक तरह का हम लोग वो बनाते हैं, जैसे अनाज वनाज रखने के लिए फार्मर, ठीक है। तो नीचे इन्होंने ऐसा किया है कि एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है, उसके ऊपर कोनिकल पोर्शन है, ठीक है। तुम्हें साइलो क्या होता है पता हो चाहे ना पता हो, तुम्हारे काम की चीज ये है कि कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब तुम्हारे काम का क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर कोन, बस इतना तुम्हारा काम है। वो साइलो मेटल का है, घंटे से फर्क नहीं पड़ता है तुमको। साइलो मतलब क्या होता है तुमको फर्क नहीं पड़ता है, उसमें ग्रेन रख रहा है कि कौन सी चीज कर रहा है, तुमसे इस सब से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे काम की सीधी सी बात यह है कि ये जो शेप है इसका, ये सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन है, ये तुम्हारे काम की बात है।
अब डायमेंशन ऑफ द कोनिकल पार्ट यहां पे दे रखी है, रेडियस है 1.5, हाइट 2 मीटर, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है 7 मीटर। तो पहले एक काम करो, फिगर बना दो। इन्होंने कहा कि भैया नीचे वाला जो पार्ट है ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है। तो ये मैंने एक सिलेंड्रिकल पार्ट बना लिया, ये हो गया सिलेंड्रिकल पार्ट, और दोनों की रेडियस सेम है, इसकी भी 1.5, इसकी भी 1.5, और ऊपर एक ऐसे कोनिकल शेप है। बहुत अच्छे, बन गया, ठीक है। ये रेडियाई होगी, ये मतलब रेडियाइज होंगी दोनों, तो ये भी दोनों की 1.5 है, तो ज्यादा सोचना तो है नहीं। और ये जो इसकी हाइट है, कोन की हाइट है, वो है कितनी, 2 मीटर, और जो सिलेंडर की हाइट है वो है 7 मीटर, और रेडियस है 1.5 मीटर, ठीक है। इस तरीके का कोई फिगर है तुम्हारे पास, ये बस तुम्हारे काम की इंफॉर्मेशन है, बाकी घंटा तुमको फर्क नहीं पड़ता है। सीधा फॉर्मूला मारो, लगाओ। कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। अब स्लैंट हाइट समझते हो ना, यहां पर देखो ये 90 बनता है, एक ट्राइंगल उठा लो इस तरीके से, ये तुम्हारी रेडियस होती है, ये हाइट होती है, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, ये तिरछी वाली। ये पाइथागोरस भाई साहब ने क्या तुम्हें बताया था कि एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वही ये जानना चाह रहे हैं। तो एल स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 1.5 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी 2 का स्क्वायर, ये हो गया 2.25, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये हो गया 6.25 एल स्क्वायर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6.25। वैल्यू निगेटिव तो ले नहीं सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज की हाइट निगेटिव नहीं हो सकती या लेंथ। अब पॉइंट को भूल जाओ, 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, और 2 डिजिट पहले था, आंसर में 1 डिजिट पहले लगा दो, तो ये हो गया क्या था, मीटर ना, हाँ 2.5 मीटर। एक नंबर का काम हो गया यहां से। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ वन साइड। अब क्या निकालना है दूसरे वाले में, मुझे निकालना है कर्व सरफेस एरिया कोनिकल पार्ट का। तो CSA ऑफ कोन होता है कितना, देखो फॉर्मूला याद होगा, बड़ी आसानी से लगेगा, पाई इंटू आर इंटू एल, ये फॉर्मूला होता है। पाई की वैल्यू 22/7, अगर नहीं दिया होगा 3.14 तो 22/7 ही लोगे। आर दे रखा था 1.25, एल निकाला तुमने 2.5 अभी अभी, ये हो गया 22/7। इसको इंटू मारोगे 15 × 5 = 75, 375, और एक एक 2 डिजिट पहले यहां लगा दिया, तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 3.75। और 22 × 3.75 अगर करोगे तो सीधा, या तो एक काम करो, इसको कैलकुलेशन कर दो। तो 22 को पहले 3.75 से करो मल्टीप्लाई, ठीक है, उसके बाद करो डिवाइड। तो 22 × 3.75 करोगे तो 22 ये इतना आएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, लगभग 11.79 मीटर पर, इतना लगभग आएगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना, डिवाइड डिवाइड तो कर ही लोगे। ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट पे आ जाओ। तीसरा पार्ट देखो क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कर्व्ड सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ वन साइलो एट द रेट ऑफ 2000 पर मीटर स्क्वायर। कर्व्ड सिलिंड्रिकल पार्ट, यानी ये जो सिलेंडर वाला पोर्शन है, 2000 पर स्क्वायर मीटर के रेट से कितनी कॉस्ट लगेगी। तो कॉस्ट क्या करेंगे, देखो कॉस्ट जो होगी इसमें, ये 2πRH जो होता है, ये होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसकी कॉस्ट है 2000, उससे कर देंगे इंटू, बस आ जाएगा 2, 22/7, आर दे रखा है 1.5, एच कितना दे रखा है तुम्हारा 7, और इंटू 2000। इसको सॉल्व करना, ये 7 और ये 7 कट गया, ठीक है, 15 यानी 1.5, ये 1.5 2 3 हो जाएगा, 22 इंटू 3 66 हो जाएगा, इंटू 2000 मारोगे तो ये हो जाएगा 132, ये हो जाएगा 1,32,000 रुपए। ज्यादा नहीं हो गया क्या कुछ, यही आना चाहिए। 1 मिनट जरा रुको, मैं चेक कर लेता हूं भाई, आंसर तो सही लग रहा है मुझे। खैर 1,32,000 रुपए बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में क्या बोला है, ये तो हो गया, और वाला पार्ट इसका करना है, फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ वन साइलो टू स्टोर ग्रेन्स। तो और वाला पार्ट भी करा देता हूं। टोटल कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो टोटल कैपेसिटी का मतलब क्या बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो जो कोन का वॉल्यूम होता है, कोन छोड़ो, पहले सिलेंडर का वॉल्यूम लिखो πr²h, और इसमें कोन का निकाल कर ऐड कर दो 1/3 πr²h डैश। क्यों, क्योंकि रेडियस अलग अलग थी, तो सॉरी रेडियस सेम थी, तो मैंने दोनों को आर लिया है।
हाइट अलग अलग थी तो इसका h लिया है, उसका h डैश लिया है। ये कौन है? सिलेंडर है, याद रखना। पाई आर स्क्वायर यहां भी है, पाई आर स्क्वायर यहां भी है, इसको मैंने निकाल कर किया बाहर h प्लस एच डैश बाई 3। अब वैल्यू रख दो। वैल्यू जब यहां पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 22/7। आर दे रखा है 1.5, इसका हो गया तुम्हारा स्क्वायर। एच कितना दे रखा था? यानी 7 दे रखा था सिलेंडर का, और कोन का कितना दे रखा था? हाइट कितनी दे रखी थी? 2। ये हो गया, ये हो गया 22/7। इसको करोगे तो आएगा 2.25, 225 होता है। इसको सॉल्व करोगे 3 7 21 और ये 23/3। ठीक है, 3 से इसको उड़ाओ जरा, 3 0.75 आ गया, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 23 इंटू 0.75। अब सबको इंटू मारो जरा, यही तो आएगा। 22 इंटू अगर 23 करोगे तो 22 इंटू 23 कितना हो जाएगा? 22 3 66 और 22 दूनी 44 और 6 50, 506 इंटू 0.75 अपॉन में 7 हो जाएगा। कट वट कुछ रहा नहीं है। 506 को 0.75 से जरा इंटू मारो तो ये लगभग आएगा 379.5, और इसको डिवाइड करो 7 से। 7 से डिवाइड करोगे, मैंने पहले से करके रखा है, तो आ जाएगा 54.21, 54.21 नहीं यार 21 मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी पूछा है, कैपेसिटी हमेशा वॉल्यूम बताती है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना था। 54.21 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ये हो गया 379.5 अपॉन 7। ठीक है, हाँ हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? अब ये मत समझना कि मैंने कैलकुलेटर से किया है, ये मैं दिखा देता हूं भाई। मैंने पहले पेपर तुम्हारा सॉल्व किया है, दिखाई दे रहा है तुम्हें? ताकि कैलकुलेशन सही है। फिर सोचो अपना तो कैलकुलेटर से लगा रहे हैं और हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं हम लोग एग्जाम जल्दी कर दें। 45। अब देखो हम लोगों ने जो पेपर सॉल्व किया है ना भाई, वो कम टाइम में कर लिया है, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट किया है। 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करने का मतलब ये है कि उसमें मैंने तुमसे बातें भी करी हैं, तुमको समझाया भी है, सिर्फ अकेले बैठ के सॉल्व तो नहीं किया है। तो अगर तुम लोग इसको बहुत अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करोगे तो पेपर लेंदी नहीं होगा, 3 घंटे में आराम से खत्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चों को यह शिकायत रहती है कि मैथ्स का पेपर उनसे छूट जाता है कि सर लेंदी था पेपर, टाइम नहीं मिला, लास्ट में एमसीक्यू जल्दी जल्दी में कर रहे थे, गलत हो गए। ऐसा नहीं है, अगर आप आराम से करोगे तो 3 घंटा सफिशियंट होता है पेपर को आसानी से सॉल्व करने के लिए। और इस 3 घंटे में हम लोग देखो कोई ऑप्शन वाला भी नहीं छोड़ा है हम लोगों ने, जो ऑप्शन वाले थे वो भी सारे हम लोगों ने कवर किए हैं इसमें। तो सही से टाइम यूटिलाइज करोगे तो 3 घंटे में आराम से आप 10 मिनट पहले खत्म कर लोगे, और उसके बाद एक बार इवेल्युएशन फिर से कर लोगे, यानी आप रीचेक कर लोगे अपने सॉल्यूशंस को कि कहीं मिस्टेक तो नहीं करी है। तो 3 पार्ट में हम लोगों ने कवर कर लिया। यहां से सीबीएसई का सैंपल पेपर जो आया था उसका सॉल्यूशन खत्म हो गया। वापस हम लोग आ जाएंगे अपने टॉपिक पर। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे, थोड़ा पीछे चल रहे हैं शायद, लेकिन 1 महीने में एक बार खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग मेन नवंबर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे अच्छे से, जिसमें हम लोग 1 शॉट करेंगे, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज अलग से करेंगे। तुम्हें एक काम करना ये है कि ये जो एमसीक्यू वाली सीरीज अभी चल रही है शॉर्ट्स वाली, जो पर डे मैं 1 एमसीक्यू डाल रहा हूं, अगर आप उसको कवर करते रहोगे ना तो उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहेंगे, और लास्ट में एमसीक्यू जब आप करने बैठोगे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा वो। तो उसको मत छोड़ना। वो रोज का एक काम कर लो कि रोज एक कॉपी बना लो, और उस पर क्या करना है, एक शॉर्ट जो डाल रहा हूं उस शॉर्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उसको वहीं पे नोट डाउन कर लेना है। इससे क्या होगा कि एग्जाम में तुम्हारा एमसीक्यू एक भी नहीं गलत होगा, उसकी गारंटी मेरी है। सारे के सारे एमसीक्यू निपटा के आओगे, यानी स्टार्टिंग के 20 नंबर तुम्हारे हो जाएंगे। और एक बार तुम शुरू के 20 क्वेश्चन सही कर पाए ना कि सारे के सारे एमसीक्यू, तो कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाएगा कि जो टॉपिक नहीं आता है ना वो भी निपटा दोगे आसानी से। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं क्या करना है। अभी तो कुछ डिसाइडेड नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे।